नमस्कार दोस्तों, मध्यकालीन भारत खत्म करने के बाद हम आ चुके थे मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास में। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है मॉडर्न हिस्ट्री में, जहां मध्यकाल में जो यूरोपीय कंपनियां थी वो दो समुद्री मार्गों से भारत पर व्यापार करती थी। पहला था फारस की खाड़ी वाला मार्ग, वहीं दूसरा था लाल सागर वाला मार्ग। तो सबसे अधिक जो व्यापार होता था वो फारस की खाड़ी वाले मार्ग से होता था, क्योंकि लाल सागर वाले मार्ग में दो अवरोध पड़ा करते थे। पहला अवरोध था मार्ग में अधिक चट्टानें थी, वहीं मार्ग में कोहरा भी बहुत ज्यादा होता था, तो जिस कारण व्यापार करना थोड़ा कठिन हो जाता था। और जिस कारण जो यूरोपीय लोग थे वो कहां प्रेफरेंस देते थे, तो फारस की खाड़ी वाले मार्ग को ही वो अधिक चुना करते थे। एशिया में यूरोप जाने वाली वस्तुओं में कई राज्यों से गुजरना पड़ता था। ठीक है दोस्तों, एशिया या भारत से जो भी वस्तुएं जाती थी वो कई राज्यों से गुजरती थी, जिस कारण उसका टैक्स भी अधिक हो जाता था। और जो यूरोप में इटली व्यापारियों का एकाधिकार था, और बाकी जो नए व्यापारी थे, नए संघ या देश के व्यापारी, उन्हें इतना मौका नहीं मिला करता था यहां पर व्यापार करने के लिए। तो इटली के व्यापारी अधिक व्यापार करते थे, और जो वो यहां से माल ले जाते थे तो उसमें उन्हें अधिक टैक्स यानी कि हर राज्य में किसी ना किसी को टैक्स देना होता था, तो जिस कारण व्यापार थोड़ा कठिन हुआ करता था मध्यकाल में। अब यूरोपीय लोग तो व्यापार कर ही रहे थे, तो अब इसके बाद 1453 में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया विजय कर ली, और जो तुर्क थे उनके द्वारा ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना की गई, जिस कारण अब यूरोपीय लोगों का यहां पर व्यापार करना थोड़ा सा कठिन हो गया। क्योंकि जो अब व्यापार था यानी कि जो फारस की खाड़ी वाला मार्ग उनके लिए अच्छा पड़ता था, तो वहां पर तुर्कों के ऑटोमन साम्राज्य ने शासन कर लिया, अधिकार कर लिया उस पर, तो अब व्यापार करना थोड़ा सा कठिन हो गया था। और इसके बाद अब यूरोपीय लोग यहां पर भौगोलिक और व्यापारिक खोजों के लिए, व्यापारिक मार्ग की खोज करने के लिए निकल गए। तो भौगोलिक एवं व्यापारिक मार्गों का आविष्कार करने के लिए पुर्तगाल के सबसे पहले कौन आया, तो पुर्तगाल से आए यूरोप के, वो आए प्रिंस हेनरी नेविगेटर, जो कि पहले व्यक्ति थे जिनने भारत की भौगोलिक और व्यापारिक मार्गों की खोज के लिए प्रोत्साहन दिया सभी को। धीरे धीरे सभी आने लगे, जहां 1486 में पुर्तगाली यात्री बार्थ ल्यूमिडेज आया, और इसने अफ्रीका स्थित उत्तमाशा द्वीप यानी कि केप ऑफ गुड होप की स्थापना की। और उसके बाद 1492 में कोलंबस नाम का यात्री आया, जो कि भारत को पश्चिम में बता रहा था, परंतु यह अमेरिका पहुंच गया, जहां उसने अमेरिका की खोज की। और इसके बाद जो असली खोज की वो 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने उत्तमाशा अंतरीप के रास्ते भारत पहुंचा, जो कि एक सीधा मार्ग था, और रियल टाइम में इसी द्वारा ही भारत की खोज की गई थी 1498 में। धीरे यूरोपीय कंपनियों की स्थापना भी होने लगी, जहां सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1498 में। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1600 ईस्वी में। इसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1602 में। इसके बाद बनी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, और फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664, और एंड में स्वीडन ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में यह कंपनियां बनी थी। बाद इन यूरोपीय कंपनियों में से कुछ 5 कंपनियां भारत भी आई, जिसमें पहली थी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1498 में एस्तादो इंडिया नाम से इसने भारत में अपनी ब्रांच बनाई। उसके बाद आई डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1605 में विरिंग ने ओस्ट इंडसे नाम से इसने अपनी ब्रांच बनाई भारत में। और उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1608 में। फिर आई डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616, और एंड में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1667 में भारत आई, द कंपनी द ओरिएंटल नाम से। तो आज की वीडियो में हम पुर्तगाली और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करेंगे, और अगली वीडियो में हम इन तीनों कंपनियों के बारे में भी बना देंगे। पहले जानते हैं पुर्तगाली कंपनियों के आगमन का कारण। तो पुर्तगाली कंपनियों का भारत आने के 2 प्रमुख कारण हुआ करते थे। पहला था आर्थिक कारण। आर्थिक कारण से हम समझ सकते हैं कि वो व्यापार करने भारत आते थे, और इसके अलावा धार्मिक कारण भी होता था। तो जैसे अरब भारत आए, अरब तुर्क लोग, तो उनका क्या काम था, तो वो धार्मिक रूप से ही भारत आए थे, यानी कि इस्लाम धर्म को प्रोत्साहन देने के लिए वो भारत आए थे, और उन्होंने भारत में राजकाज किया। तो इसी प्रकार जो यूरोपीय कंपनियां थी वो ही भारत में धार्मिक कारण के उद्देश्य से ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए भी भारत आई थी। तो पहला कारण हो जाता है आर्थिक कारण, यानी कि जिसका उद्देश्य था भारत से व्यापार करना, और अधिक से अधिक चीजें जो भारत में उत्पादन हो रही है और यूरोप में उसकी खपत है, तो उनको वहां ले जाना। और दूसरा कारण था कि उनका जो धर्म था ईसाई धर्म, उसका प्रचार प्रसार करना भारत में। वहीं सर्वप्रथम वास्को डी गामा 1498
में भारत आया और यह भारत के कालीकाट बंदरगाह यानी कि केरल मालाबार तट पर पहुंचा था। ठीक है दोस्तों, इस स्थान पर यह पहुंचा था। परंतु जब यह यहां पहुंचा तो अरबी व्यापारियों का यहां वर्चस्व था। ठीक है दोस्तों, अरब आए थे इससे पहले मध्यकाल में, तो अरबी व्यापारियों का यहां पर बहुत बड़ा काम हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, बहुत बड़ा व्यापार करा करते थे, तो जिस कारण इसे स्टार्टिंग में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था भारत में आने के बाद। तो जब अरबी व्यापारियों ने इसका साथ नहीं दिया तो कालीकट के राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया और इसे मसाले और जड़ी बूटियां ले जाने की अनुमति दी। तो वास्को डी गामा का तो जो अरब व्यापारी थे उनने तो स्वागत नहीं किया, परंतु जो कालीकट के राजा थे, राजा जमोरिन, तो उसने किसका स्वागत किया, तो वास्को डी गामा का स्वागत किया और इसे मसाले और जड़ी बूटियां ले जाने की अनुमति दे दी। और जब यह यहां से जड़ी बूटियां ले जाता है तो यह यूरोप जाकर इसे 60% मुनाफे में बेचता है। तो बहुत बड़ा मुनाफा था। ठीक है दोस्तों, 60% मुनाफा तो बहुत ज्यादा था। और इसके बाद 1500 ईस्वी में अल्वारेज केब्रल के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने दूसरा अभियान किया और मसाले और मसालों का व्यापार किया। तो जो पहला अभियान था जिसमें वास्को डी गामा ने किया था, तो यह जड़ी बूटियां मसाले ले गया और इसे 60% मुनाफे में बेचा। और इसके बाद जो प्रॉफिट होने लगा तो इसके बाद दूसरा अभियान हुआ पुर्तगाल का 1500 ईस्वी में अल्वारेज केब्रल के नेतृत्व में, जहां उसने अपना दूसरा अभियान किया और भारत से मसालों का व्यापार कर पुर्तगाल ले गया। वहीं 1502 ईस्वी में ही फिर से वास्को डी गामा भारत आया और इसके बाद इसने यहां पर फिर से व्यापार किया था। जब 1502 में वास्को डी गामा भारत आया तो उसने 1502 में ही वास्को डी गामा ने कोचीन में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री यानी कि बस्ती बसाई। और 1505 ईस्वी में पुर्तगाल सरकार ने एक नई नीति के अनुसार भारत में गवर्नर नियुक्त किए। तो उनका जो पहला गवर्नर था वो अल्मीडा था। तो पुर्तगाल में पहले सर्वप्रथम तो वास्को डी गामा ही आया 1498 में और उसके बाद यह यहां से व्यापार कर चला गया। उसके बाद एक और यहां का व्यापारी आया और उसने व्यापार किया, परंतु फिर से जो पुर्तगाल का वास्को डी गामा था वो 1502 में फिर से भारत आता है और यहां पर कोचीन में अपनी सर्वप्रथम फैक्ट्री स्टार्ट करता है। ठीक है दोस्तों, कोचीन यहां पर है तो यहां पर अपनी सर्वप्रथम फैक्ट्री स्टार्ट करता है। और 1505 में पुर्तगाल सरकार ने एक नई नीति अपनाई जिसमें उसने अपनी फैक्ट्रियों के लिए भारत में एक गवर्नर नियुक्त किया और उनका पहला गवर्नर था अल्मीडा। ठीक है, अल्मीडा था, उसका कार्यकाल 1505 से 1509 तक रहता है। वहीं अल्मीडा ने कोचीन का दुर्ग यानी कि दुर्गीकरण यानी कि किलेबंदी भी करवाई थी। यानी कि जो कोचीन था यहां पर पहले किलेबंदी नहीं थी, तो इसके द्वारा यहां पर घेरा बनाया गया कि इसके अंदर अब हमारा अधिकार है और कोई भी यहां नहीं आ सकता। वहीं 1508 से 9 में अल्मीडा ने तुर्क, गुजरात और मिस्र के संयुक्त मुस्लिमों को हराकर कोवी तट पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है दोस्तों, गुजरात, मिस्र और तुर्की के जो लोग थे यानी कि संयुक्त मुस्लिम संघ था उसको हराकर इसने कोवी तट पर अपना अधिकार कर लिया। वहीं इसके द्वारा एक कन्नौर में पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना भी की गई। ठीक है दोस्तों, कन्नौर में भी इसने अपनी पुर्तगाली फैक्ट्री बनवाई थी। अगला पुर्तगाली गवर्नर बना अल्बुकर्क। तो इसका कार्यकाल 1509 से 1515 तक रहता है। वहीं अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसके द्वारा 1510 में बीजापुर और गोवा को जीत लिया गया था। ठीक है दोस्तों, बीजापुर का जो पार्ट था गोवा तो उसे इसने जीत लिया था। ठीक है दोस्तों, यहां पर गोवा है, यहां पर बीजापुर है, तो इसने गोवा को जीत लिया और इससे ही जो पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद यहां पर पुर्तगाली सत्ता स्टार्ट होना शुरू हो गई थी। ठीक है, पुर्तगाल का अगला गवर्नर वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा ने भारत के रास्ते की खोज की, ठीक है दोस्तों, यूरोप से, परंतु इसके कार्यकाल में इतने काम कुछ हुए नहीं। जहां इसने 1524 में गवर्नर बना, वहीं 1529 में इसकी मृत्यु होगी और इसकी कब्र गोवा में स्थित है। वहीं सेंट जेवेलियर जो कि ईसाई संत थे तो उनकी कब्र भी गोवा में है। पूछा जाता है कि सेंट जेवेलियर की कब्र कहां पर बनाई गई है, जो कि ईसाई संत थे, तो वो बनाई गई है गोवा में जहां वास्को डी गामा की कब्र है। ठीक है दोस्तों, तो वास्को डी गामा के बारे में इतना है नहीं, तो इसके बाद अगले गवर्नर के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके बाद अगला पुर्तगाली गवर्नर बनता है नूनो द कूना, जो कि 1529 से 1538 तक पुर्तगाल का गवर्नर रहता है। वहीं 1530 में कोचीन की जगह पर यह गोवा अपनी राजधानी बनाता है। तो अल्बुकर्क ने बीजापुर से गोवा को अलग कर लिया था, यानी कि उस पर अधिकार कर लिया था। वहीं नूनो द कूना द्वारा 1530 में कोचीन की जगह पर गोवा में अपनी राजधानी बनाई जाती है। वहीं इसके द्वारा ही मद्रास के समीप
सैंथोम वो बंगाल के हुंगई में पुर्तगाली बस्तियों की यानी कि फैक्ट्रियों की स्थापना की जाती है और यह पूर्वी तट पर भी अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर लेता है। तो नोनो द कून्हा द्वारा कोचीन की जगह पर गोवा में अपनी राजधानी बनाएगी। वहीं इसके द्वारा मद्रास के समीप सैंथोम वो बंगाल के हुंगई को भी पुर्तगाली बस्तियों में शामिल कर लिया जाता है। पुर्तगाली आगमन के बारे में तो पढ़ लिया, अब पढ़ लेते हैं डच आगमन के बारे में। तो 1605 में डच नौसेना नायक वान दर हेंग द्वारा के नेतृत्व में डच भारत आते हैं। वहीं इनके द्वारा सर्वप्रथम भारत के पूर्वी तट मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्थापित की जाती है। तो जो यहाँ का दक्षिणी तट था वो तो किसके हाथ में था, तो पुर्तगालियों के हाथ में था। तो यह क्या करते हैं, तो यह पूर्वी तट पर आते हैं 1605 में डच नौसेना नायक वान दर हेंग के नेतृत्व में। वहीं यह अपनी पहली जो कंपनी स्थापित करते हैं वो कहां करते हैं, तो मसूलीपट्टनम में यह अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं। वहीं इसके बाद 1610 ईस्वी में पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट में अपनी फैक्ट्री लगाते हैं और यहीं अपना मुख्यालय भी बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस एरिया में इनका राज होता है। वहीं यह लोग यहां पर स्वर्ण पैगोड यानी कि सोने की मुद्रा को भी ढालते हैं। ठीक है दोस्तों, जो सोने की मुद्राएं आती हैं उन्हें आकार भी यह कहां देते हैं, तो पुलिकट पर यह इनका आकार दिया करते हैं। इसके बाद 1653 में डचों ने बंगाल के चिनसुरा पर अपनी फैक्ट्री बनाई और यहां उनका सबसे बड़ा केंद्र भी रहता है। तो बंगाल ये वाला एरिया होगा, तो यहां पर इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री बनाई इस चिनसुरा में और यह इनका सबसे बड़ा केंद्र भी रहता है। वहीं डचों द्वारा भारत से नीम, अफीम, नमक, चावल, सूती वस्त्र, सोरा, कच्चा रेशम इत्यादि का निर्यात किया जाता है। तो हमने पढ़ा था कि पुर्तगाली लोग जो थे वो मसालों का निर्यात करते थे, परंतु इनके द्वारा मसालों का निर्यात नहीं किया गया। यह नीम हो गया, अफीम हो गया, नमक हो गया, चावल हो गया, सूती वस्त्र हो गया, सोरा हो गया और कच्चा रेशम इत्यादि का निर्यात किया करते थे। तो यह रहा आज का पुर्तगाल आगमन और डच आगमन। तो आशा करता हूं कि आपको अच्छे समझ आया होगा। अच्छे समझ आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलता है आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक लेकर, तब तक प्यार बनाए रखें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।